सेल्यूलॉइड के सितारे। नमस्कार, सेल्यूलॉइड के सितारे इस प्रोग्राम में आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं सुप्रसिद्ध सिनेतारिका महिमा चौधरी से। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। तो आइए सुनते हैं ये प्रोग्राम। महिमा जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि रेडियो के अनगिनत श्रोताओं से मुखातिब होते हुए कैसा लग रहा है इस वक्त? आप लोग इतने अच्छे से बोलते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं आपका जवाब कैसे दूंगी। चलिए बातचीत शुरू से शुरू करते हैं। बचपन में क्या कभी आपने सोचा था कि आप इस तरह से बड़े पर्दे पर दिखाई देंगी और अभिनेत्री बन जाएंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन मेरी शुरुआत हुई थी जब मैं 4 साल की थी। मैंने स्टेज पे एक जैसे स्कूल का प्ले होता है या नाटक होता है वो किया था, तो उसमें मैं बंगाली ब्राइड बनी थी जी। और वहाँ से फिर मैंने बहुत प्लेज में पार्टिसिपेट किया। और क्योंकि हमारा ऑल गर्ल्स स्कूल था तो लड़का अक्सर मैं ही बनती थी। मतलब 7वीं क्लास तक तो लड़की बनी, उसके बाद मैं लड़का बनी। क्या बात तो है? मुझे दाढ़ी लगाकर मैं बिल्कुल अपने भाई जैसी लगती थी। तो मम्मी पापा जब प्ले देखने आते थे तो वो यही सोचते थे कि इट वाज माय ब्रदर। तो लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका बचपन किस शहर में बीता और आज उस शहर की को याद करते हुए कैसा लगता है? मेरा जन्म भी दार्जिलिंग में हुआ था, जो वेस्ट बंगाल में है जी। और वहीं पहाड़ों पे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, तो वहीं बोर्डिंग स्कूल में मैं गई थी जी। और वहीं पे मतलब मेरा पूरा स्कूलिंग और कॉलेजिंग वहीं पे हुआ। और वहाँ की भाषा मैं जानती हूँ जो कि नेपाली है। अच्छा। मैं हिंदी से ज्यादा अच्छे से नेपाली बोल सकती हूँ। तो आप उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगी? नेपाली में यही कहूँगी कि दार्जिलिङ को एकदम याद आउँछ। अन्त जे पनि म आज हूँ त्यो त्यहीँ दार्जिलिङमा सिकेको, अन्त हाम्रो नेपाली भाइ बहन कोबाटै सिकेको। अन्त मेरो सबै मैनरिज्म्स त्यहीँबाट हो। एन्ड टु लव अल्सो इज आई लर्न फ्रॉम द नेपालीज पीपल। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जी। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस भाषा में इसका जवाब दूं। तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने का आपकी पर्सनालिटी पर क्या असर पड़ा है? सबसे पहले ये कि आत्मनिर्भर जो हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट जो हो जाते हैं, वो है जी। फिर क्योंकि आप इतने लोगों के साथ रह रहे हैं तो आपकी ये आदत हो जाती है कि सबसे मिलजुल कर रहना और हर एक डिफरेंट पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना और उनको एक्सेप्ट करना। तो बाद में ये लाइफ में बहुत इजी हो जाता है कि आप किसी को भी जल्दी से रिजेक्ट नहीं करते, उसे एक्सेप्ट ही करते हैं कि ओके ये इसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कोई बात नहीं, लेकिन दोस्त है, यू नो। तो वो बात हो जाती है। आप रिटेलिएट कम करते हैं क्योंकि आपको उसका ऑलरेडी जवाब मिल चुका होता है कि आप रिटेलिएट करेंगे तो आपके अगेंस्ट कितने लोग हो जाते हैं। तो आई थिंक आप बहुत लेवल हेडेड हो जाते हैं और अपने टाइम का जो जैसे यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो मतलब शहरों में रहते हैं वो टीवी के सामने अपना वक्त ज़्यादा बर्बाद करते हैं, मुझे लगता है। लेकिन बोर्डिंग स्कूल में जैसे ही आप सुबह उठते हैं, पहले आप खेलने जाते हैं, फिर क्लासेस होती हैं, फिर आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, इतना वक्त मिलता है अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। आप बसों में आना जाना या गाड़ी से आना जाने का जो वक्त होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप बड़े हो रहे हैं, वो आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई थिंक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों का स्कूल में। और क्योंकि आप बड़े लोगों के आसपास नहीं रहते तो मैच्योरिटी भी बहुत धीरे धीरे आती है। मेरा मतलब है हम बहुत जल्दी शाणे नहीं बनते। और जब घर की याद आती है तब वो तो शुरू शुरू में आती है। जैसे फर्स्ट दिन जब आपकी आंखें खुलती हैं और आप देखते हैं आप डॉर्मेट्री में हैं, सबसे पहले तो सीलिंग दिखती है, तो एक डिप्रेशन होता है कि ओ नो अगेन आई एम बैक, यू नो। फिर वही डांट टीचर से और ये और वो। लेकिन 5-10 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं, बच्चे तो भूल ही जाते हैं। जी महिमा जी, आपके गुजरे हुए वक्त की यादों में हम गोता लगा रहे थे तो मन कर रहा है कि कोई आपका मनपसंद गीत सुन लें जो आपके उन दिनों की आपको याद दिला दे। उन दिनों की तो बहुत बात हो गई, लेकिन जो सबसे पहले हमने फिल्म स्कूल में एंजॉय की थी, हिंदी फिल्म। अक्सर हमें हर सैटरडे एक इंग्लिश फिल्म दिखाई जाती थी, या फिर क्योंकि हम वेस्ट बंगाल में थे तो सत्यजीत रे की फिल्म्स दिखाते थे। जी। और
मुझे याद है कयामत से कयामत तक थी जो पहली हिंदी फिल्म हमने एंजॉय की। चलिए सुनते हैं। मेरा जो हाल है, रात दिन तुम्हारा ख्याल है, हो क्या कहूँ मेरा जो हाल है, रात दिन तुम्हारा ख्याल है, फिर भी जाने जा मैं कहाँ और तुम कहाँ। महिमा जी, हाँ। कभी आपको ये लगा था कि बस 10-15 साल 20 साल के बाद जो वक्त का पहिया घूमेगा तो आप इस शहर में होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये भी नहीं सोचा था, उसमें तो आमिर खान थे कि जो मैं पहला कमर्शियल करूंगी एडवर्टाइजिंग कैंपेन, उसमें मैं आमिर खान के साथ होंगी, ये भी नहीं सोचा था। सही बात है। तो जब मैंने वो कैंपेन किया और जब मैं वापस दार्जिलिंग गई, क्योंकि तब मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो किसी ने बिलीव नहीं किया और मैं कहती थी नहीं अगले महीने आएगा टीवी पे मेरा वो एड। फिर जब वो आया तब सबने बिलीव किया कि मैंने ऐड किया है। किस तरह से आप विज्ञापन की दुनिया में आई थी? हमारे एक दोस्त थे दिल्ली में जानने वाले, जिन्होंने मुझे जो एजेंसी ढूंढ रही थी लड़की, ऐसी लड़की जिसने पहले कभी कुछ नहीं किया था, फ्रेश जी, तो ऐसे ही दोस्तों के साथ मिला। अच्छा, तो जब इस एड की शूटिंग चल रही थी, आमिर खान थे, वही आमिर खान जिनकी फिल्म आपने हॉस्टल में देखी थी, कैसा लग रहा था, क्या हुआ था?
सबसे पहले हमने आमिर खान को इसलिए पसंद किया था क्योंकि हमें लगा था, क्योंकि हम तब वहाँ नेपालीज के बीच रहते थे, उनकी जो फीचर्स थे वो वेरी चिंकी, इतने लंबे भी नहीं थे, बिल्कुल जैसे नेपालीज होते हैं छोटे छोटे, तो आई थिंक इसीलिए वी फाउंड हिम वेरी अपीलिंग जी। तो जब मैंने उनको रियल लाइफ में देखा तो मैं यही देख रही थी कि ये जैसे स्क्रीन पे लगते हैं वैसे तो है नहीं, क्योंकि सभी मैंने बाद में जब रेखा जी को भी देखा या अनिल कपूर को भी देखा तो सब ऐसा लगता है सिकुड़े हुए हैं, मतलब छोटे लगते हैं जी। और स्क्रीन पे बहुत ज्यादा बड़े लगते हैं, मतलब साइज में भी और फेस भी बड़ा लगता है जी। लेकिन रियल लाइफ में देखो तो छोटे लगते हैं। तो जब आप हमें तो वो विज्ञापन अच्छी तरह से याद है, आमिर खान एक शीतल पेय के पीछे भाग रहे होते हैं और आप कुछ इस तरह से प्रकट हो जाती हैं उसमें और उनसे कुछ कहती हैं, है ना? वो जो आपके उस विज्ञापन की पंच लाइन थी उससे शायद आपकी सारी जगह पर पहचान बनी कि हाँ ये एक नई मॉडल आ गई है। हाँ, लेकिन तब मेरे पापा बहुत कीन नहीं थे कि मैं इस लाइन में घुस जाऊं, तब इतना लोगों को शौक भी नहीं था और ये वेव भी नहीं आई थी। तब यही लगता था, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, स्कूल के टीचर्स ने भी यही कहा कि नहीं, ग्लैमर तो थोड़े दिन रहता है फिर खत्म हो जाता है, तो आप इसको समझाओ, यू शुड नॉट पे अटेंशन टू दैट। तब वो लोग सोच रहे थे मैं यूनिवर्सिटी टॉप करूंगी तो मेरा ध्यान शायद वहाँ बढ़ जाएगा विज्ञापन के टाइम। तो पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो 1-1.5 साल मैंने फिर उसके बाद कुछ नहीं किया, पढ़ाई ही की। लेकिन फिर जब एक और बड़ा ऑफर आया तो फिर मैंने चुपके से मम्मी को बताया और हम दोनों मिलके फिर बॉम्बे आए और काम करके वापस गए जी। और जब पढ़ाई खत्म हो गई उसके बाद मैंने वीजेइंग की टेलीविजन पे, और वीजेइंग के जब समय था, जब मैं वीजेइंग कर रही थी तब बहुत सारे फिल्म ऑफर्स आए। फिल्म ऑफर्स तो फर्स्ट कमर्शियल के बाद भी आ गए थे जी। लेकिन तब हिम्मत नहीं थी यस बोलने के लिए। मनी रत्नम का भी फोन आया था जी। लेकिन जब एक बार पढ़ाई खत्म हो गई, एज इन ग्रेजुएशन खत्म हो गई, तब मैंने सोचा कि यस, अब जो सबसे अच्छा फिल्म मेकर आएगा उसके साथ में फिल्म करूंगी। और तब सुभाष जी। हाँ जी, हाँ जी। जब आपके बारे में मैंने खोजबीन की तो मुझे पता चला कि आपका सही नाम महिमा नहीं है और ये तो सुभाष घई साहब का दिया हुआ नाम है। ये क्या? नहीं, ये गलत क्रेडिट दे देते हैं कि सुभाष जी ने मुझे नाम दिया, ये मैंने खुद चुना था। हाँ, अच्छा। उन्होंने जरूर कहा था कि तुम अभी जैसे तुम्हारा नाम दे रहा हूँ मैं प्रेस में, तो ऋतु चौधरी ही दूं कि कुछ और रखना है। तब मेरे ध्यान में आया कि अरे नहीं, नाम तो बदला जा सकता है। और मुझे वैसे ही ऋतु के नाम से ये हो गया था कि मेरी क्लास में ही 4 ऋतुज थी, तो एक कंफ्यूजन हो जाता था। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही कॉमन नेम है, आई डोंट बी कंफ्यूज्ड विद एनीवन। मम्मी पापा ने सोचे बगैर ही मेरा नाम ऋतु रख दिया। तो कोई अच्छा सा नाम रखते हैं। मैंने बहुत सारे नाम ढूंढे और अगले दिन जब सुभाष जी को मैंने पढ़ाए तो उन्होंने कहा कि इसमें एम से कोई नाम नहीं है, एम से नाम होना चाहिए, क्योंकि एम मेरे लिए बहुत लकी है। मैंने कोई भी नाम, कोई भी फर्म जब शुरू की है, जैसे मुक्ता आर्ट्स फिल्म्स, वो सक्सेसफुल रही है। टेलीविजन पे मैंने दृष्टि शुरू की थी, वो एकदम फ्लॉप हो गई, तो एम से नाम रखो तुम। तो मेरे जो पापा हैं उनके बेस्ट फ्रेंड, उनकी बेटियों का नाम है रिधिमा महिमा जी। तो मैंने कहा महिमा कैसा है, ही सेइंग इट्स नाइस, तो फिर हमने महिमा रखा। इस फिल्म के लिए आपका चुनाव कैसे हुआ था, परदेश फिल्म के लिए? मुझे एक्चुअली पहले चुना था विधु विनोद चोपड़ा ने करीब के लिए, और तब उनकी पिक्चर बस डिले ही हो रही थी क्योंकि एक्टर फाइनलाइज हो रहा था। तो मुझे मिस्टर सुभाष घई के ऑफिस से फ़ोन आया कि आपको बुलाया है टेस्ट के लिए, और मुझे पता था तब उनकी शिखर फिल्म बन रही है जी। और शिखर के लिए उन्होंने माधुरी से भी बात की थी, मनीषा से भी बात की थी, सारी ब्यूटी क्वींस, ऐश्वर्या राय, इन सब का वो ऑलरेडी टेस्ट ले चुके थे। तो मैंने कहा मेरा तो कोई चांस नहीं है, तो मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। तो ही सेज नहीं नहीं, उन्होंने कहा है कि कल आप 1 o'clock उनके ऑफिस आए। मैंने कहा नहीं, मैं शूटिंग कर रही हूँ। तो वहीं बात कट गई। लेकिन अगले दिन 1 बजे उनका फ़ोन आया कि मिस्टर घई इज़ वेटिंग और आप अभी तक उनके ऑफिस पहुंची नहीं है जी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो मना किया था। तो उन्होंने कहा नहीं, वो वेट कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। तो आई ऑलमोस्ट वेंट देयर ड्रैगिंग माई फीट। मैं यही कहती हूँ लोगों को आज भी कि कभी ये सोच के पीछे मत रहना कि शायद मेरे से ये होगा नहीं या मेरा चांस लगेगा नहीं जी। क्योंकि बहुत कम होता है, जैसे मेरे साथ हुआ, कि लोग आपको खींच के ले जाएं जी जी। तो जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूँ और मैं तुम्हें कल ही बता दूंगा तुम हो या नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास इतने सारे ऑफर्स हैं। उन्होंने मेरा टेस्ट लिया और साथ साथ बता दिया जब टेस्ट के दौरान ही कि मैं पिक्चर में हूँ, और पिक्चर का नाम है परदेश। परदेश सुनते ही मैं डर गई। मैंने कहा ये किसकी पिक्चर है, ये तो आपकी पिक्चर नहीं है, आप तो शिखर बना रहे हैं, मुझे किसी और की पिक्चर नहीं करनी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं परदेश ही बना रहा हूँ और इसमें शाहरुख खान भी है।
तो मुझे दाल में कुछ काला लगा। मैंने कहा इट्स टू गुड टू बी ट्रू। तो मैंने कहा आप मुझे लिख के दो जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो फिर उन्होंने मुझे लिख के दिया पेपर पे कि नहीं नहीं मैं परदेस बना रहा हूँ और मैं ही डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे अचानक हुआ। वो दिन कैसा था, मतलब क्या लग रहा था आपको जब आप घर लौटी? तो उस रात आपको नींद आई थी? नहीं, मुझे तो जैसे होता है ना जब बहुत अच्छी खबर मिलती है तो ये लगता है कि शायद कुछ अब होने वाला है, मतलब होगा नहीं ये बात। ये मेरे साथ बहुत होता है। तो मैं चुप रही, मैंने मम्मी पापा को भी नहीं बताया, सिर्फ मुझे और मेरी सिस्टर को पता था जो मेरी बहुत क्लोज है। तो ये बात हमने चुपचाप रखी। फिर 1-2 हफ्ते के बाद जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो मैंने मम्मी पापा को बताया और फिर ये भी कहा कि और किसी को मत बताना। जब पिक्चर शूट हो जाए, मतलब शुरू हो जाए, मतलब फर्स्ट डे सेकंड डे ऑफ शूटिंग, तब आप सबको बताना। तो जब मैं एड फिल्म की शूटिंग कर रही थी उन दिनों तो बहुत लोगों ने कहा कि मार्केट में ऐसी खबर है कि तुम सुभाष घाई की अगली पिक्चर कर रही हो। तो मैंने कहा हाँ ऐसे लोग बोलते रहते हैं। तो जब मैंने शूटिंग कर ली तब लोगों को पता चला। आगे बढ़ने से पहले क्यों ना आपका इसी फिल्म का कोई गीत सुन लिया जाए? हाँ जी जरूर। उस फिल्म के तो सारे गाने अच्छे थे, आप ही चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। ऐसा करते हैं, आई लव माई इंडिया बजाते हैं। यस। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन आग लगा दी पानी में जब, दीपक राग सुनाया। सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला। हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India।
my India, I love my India. वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया. महिमा जी, परदेश की शूटिंग चंबा और उसके आसपास के इलाकों में हुई थी. कैसा था आपका वो अनुभव? आपकी पहली पहली फिल्म थी, सुभाष घई उसका निर्देशन कर रहे थे, शाहरुख उसमें थे, और एक किस तरह का माहौल वहां पर था? और एक आपसे भी मोटी आवाज वाले अमरीश पुरी भी थे उसमें. नहीं, हमारी शूटिंग हुई थी एक्चुअली मैसूर में. अच्छा अच्छा. क्योंकि वहाँ पे जो सनसेट होता है वो बहुत खूबसूरत होता है जी. तो उसको हमने यूपी दिखाया था, मतलब देहरादून के आसपास का शहर दिखाया था, लेकिन वहीं पे सेट लगाया था. जी जी. वो जो गांव का बड़ा सा घर बनाया था. जी जी. उसमें बहुत सारे बच्चे थे. अगर परदेश देखी हो आपने, डब्बू, पोटला, मेरी बहन बहन, जी जी. और अपूर्वा भी थे उसमें जो नए थे. तो एक ऐसा था, ऑलमोस्ट शादी का माहौल था. अच्छा. और वहाँ पे क्योंकि ऐसा सीन भी था कि मेरी डोली जाती है तो बहुत सारे लड्डू वड्डू भी रखे रहते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि इस हफ्ते कौन से दिन वो शूटिंग हो जाएगी. तो जब तक शूटिंग का वक्त आया लड्डुओं का, तो लड्डू सारे खत्म हो चुके थे. तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक दैट, लॉट ऑफ फन, देयर वाज नो प्रेशर, और हमें एंड वक्त तक पता नहीं होता था हम कौन सा सीन करने जा रहे हैं. तो हम बस खेलते वेलते रहते थे खेतों में, गन्ना चूसते रहते थे. कैसा था अमरीश जी का या शाहरुख जी का सामना करना और उनके साथ शॉट देना? क्योंकि आई थिंक शाहरुख को याद था वो जब न्यू कमर थे तो कैसा है, और बहुत एक्सपीरियंस्ड थे, तो हमेशा टिप्स देते रहते थे कि ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए. क्योंकि इतना बोलते हैं वो, तो आपकी एक वो जो इनोवेशंस है वो खुल जाती हैं और आप उनके ऑलमोस्ट फ्रेंड हो जाते हैं. ऐसा हुआ मेरी पहली फिल्म में. और मिस्टर पुरी तो हर शॉट के बाद बोलते थे. जब मैं नया था तो मेरी तो ज़बान नहीं खुलती थी, और आजकल के बच्चों को देखो पटर 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 पटर. क्योंकि मेरा फर्स्ट डायलॉग उनके साथ जो था वो काफ़ी लाइंस का था, और मैं फटाफट फटाफट बोल गई क्योंकि 3 दिन से याद कर रही थी. जी. तो ऐसा था. वेरी वेरी सपोर्टिव. क्या बात है. याद है आपको किस तरह का दृश्य था? क्या कहानी का कौन सा मोड़ था जो आपने अमरीश जी के साथ मैंने अपना पहला शॉट ही दिया था, जहां मैं पापा पापा कह के आती हूँ, और आलोकनाथ जो मेरे फादर प्ले कर रहे थे वो अमरीश जी को विलायत से लेके आए हैं, मतलब गाड़ी में. और मैं भाग के कहती हूँ आप वही वाले अंकल हैं, मुझे याद है आपके इतने सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, इतने भाई हैं, इतने बहन हैं, आप वहाँ रहते हैं, ये बिजनेस है वो बिजनेस है, और मैं उनकी सारी चीजें बताती हूँ. अरे तुमको तो सब पता है. तो वो वाला सीन था, तो काफी लंबा था. मैंने फटाफट 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 सारी चीजें बता. ये बताइए कि वो आई लव माई इंडिया जो गीत जो अभी हमने सुना है, ये एक तरह से आपकी पहचान के साथ जुड़ गया है, और इस गाने को आप पर फिल्माया गया है. गंगा का आपका उसमें किरदार था. आपकी पर्सनालिटी से वो किस तरह से अलग था और किस तरह से एक जैसा था? एक तरह से, क्योंकि मैंने ये गाना किया तो मुझे एक मौका मिला बताने के लिए लोगों को कि मैं अपने देश के लिए क्या फील करती हूँ. दैट इज आई लव माई इंडिया. लोगों को मिलता नहीं है ऐसा गाना अपना आप को एक्सप्रेस करने के लिए. एक ये गाना है और एक बॉर्डर का गाना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. संदेशे आते हैं. तो चलिए फिर लगे हाथों बॉर्डर फिल्म का ये गीत भी सुन लिया जाए. है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो. जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो. मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ. जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूं 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 तो चलूं. उनके चेहरे की
उनके हैं जलवे, मैं चलने से पहले सांसों में, आंखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं। तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। जिन्हें चाहूं, जिन्हें पूजूं, उन्हें देखूं, उन्हें छू लूं, जरा बातें तो कर लूं, जरा बाहों में भर लूं, मैं इस चांद से माथे को चूम लूं। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं जानी मानी सिनेतारिका महिमा चौधरी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। महिमा जी, आपको क्या लगता है कि जो आपकी जो फिल्म यात्रा है उसमें अब तक का आपका सबसे अच्छा किरदार कौन सा था? ये है कि जब मैं कॉमेडी करती हूँ तो मुझे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि कोई टेंशन नहीं होती और बहुत हंसते हैं हम लोग। अभी हाल ही में मैंने गोविंदा के साथ फिल्म की है हम दो हमारा एक, तो उसमें मुझे जितने हंस हंस के मेरे पेट फूटे तब कभी नहीं फूटे। लेकिन ये जरूर है कि जब आप फिल्म देखते हैं थिएटर में तो शायद जो ड्रामेटिक सीन्स हैं या जो इमोशनल सीन्स हैं उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है जी, ज्यादा दिन तक रहता है। अभी जैसे मैंने एक फिल्म की थी लज्जा, उसमें एक एपिसोड था जहां जब लोग दहेज मांगते हैं तो ये लड़की सबको कहती है गेट आउट जी। तो उससे शायद प्रभावित होके एक दिल्ली में लड़की ने भी जब बहुत दहेज मांगा उससे लोगों ने, तो उसने अपनी पूरी बारात वापस भेज दी जी। तो अगर आपने एक भी आदमी को छुआ है या इंस्पायर किया है अपनी जिंदगी को बेटर करने के लिए, तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो लज्जा के अपने अभिनय के बारे में बताइए। वो बड़े कद की फिल्म थी और काफी चर्चित रही थी, उसका इम्पैक्ट भी एक अलग तरह का था। राज संतोषी तो ऐसी फिल्में बनाते हैं। हाँ, उनके मन में 3-4 कहानी थी जो लड़कियों के बारे में थी या लेडीज के बारे में थी, तो उन्होंने यही कहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ क्योंकि जिसमें ये सारी कहानी एक साथ आ जाए, क्योंकि एक पिक्चर बनाने में मुझे हर वुमन की वॉइस मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हर औरत को, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो इंडिया में हो, कोई एक अलग बैटल फाइट करनी पड़ती है जी। तो उन्होंने एक गांव की लड़की ली थी, एक छोटे टाउन की लड़की ली थी, एक थोड़ी मैच्योर लेडी ली थी। ही से सबको अपनी अपनी बैटल लड़नी पड़ती हैं, तो वो उन्होंने लज्जा में दिखाया था, इसलिए आई थिंक उसकी कास्टिंग इतनी लंबी चौड़ी थी जी। लज्जा में कौन सा ऐसा गाना था जो इस वक्त जिसका छोटा सा अंश आप सुनवाना चाहती हैं हमारे सुनने वालों को? राज संतोषी के तो सारे गाने अच्छे होते हैं। आई मीन कोई सा गाना आप सुना दीजिए। चलिए सुनते हैं।
कंगना कंगना कंगना, झुमका झुमका झुमका, पायलिया पायलिया, कंगना कंगना कंगना, झुमका झुमका झुमका, पायलिया पायलिया, छनक छनक के बोले, छनक छनक के बोले, ओ बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गाल पे है काला काला तिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। जरा बच के रहना चलिए, जरा बच के रहना चलिए, मेरी अदा भी है कातिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। शहर शहर मेरी बातें, मुंबईया बाराबंकी, सब कहे मुझसे आके मिल बाबा आके मिल, मेरी अदा भी है कातिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल। महिमा जी, अभी बात चल रही थी, आपने बताया कि आपको कॉमेडी करने में बड़ा मजा आता है। प्रियदर्शन के साथ कैसा था आपका वो अनुभव? बहुत अच्छा, क्योंकि उसके साथ परेश रावल थे जो ऑलमोस्ट किंग ऑफ कॉमेडी हैं जी, और उन्होंने मेरे लिए गाना भी गाया था जी। तो उनसे बहुत सीखा मैंने। और प्रियदर्शन क्योंकि बहुत प्लान्ड हैं, बहुत फटाफट फिल्म बनाते हैं, उनसे मैंने ऑब्वियसली सेंस ऑफ स्पीड एंड फिल्म सीखा जी, कि किसी भी चीज़ के लिए पिक्चर का फिल्मिंग रुकना नहीं चाहिए। तो वो है, और क्योंकि इतनी सारी फिल्म बना चुके हैं, आई मीन नॉर्थ इंडिया में तो वो 5, 6 या 7 फिल्म बना चुके हैं, लेकिन साउथ में वो ऑलमोस्ट 50 फिल्म्स बना चुके हैं। तो उनमें बहुत अनुभव है और ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, लेकिन जब उनसे मिलते हो तो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत सीरियस हैं, ये कॉमेडी फिल्म कैसे बनाएंगे जी। लेकिन बहुत ही इज़ अ वेरी फनी मैन। आप उस फिल्म में सुनील शेट्टी साहब को लगभग धमकाती रहती हैं पूरी फिल्म में, आपने उनको अच्छा मजा चखाया है। तो क्या रियल लाइफ में भी बहुत धौंसा दिया था आपने उनको? नहीं, रियल लाइफ में तो वो मुझे धौंसाते थे, और मेरी इतनी टांग खींची उस पिक्चर में कि पूछे मत। अगर वो दिवाली भी होती थी तो मेरे बाथरूम में पटाखे फेंकने, और वो बहुत नॉटी हैं सुनील शेट्टी जी। और लेकिन फिल्म में हाँ, मैंने उनको अच्छा खासा धमकाया जी। हंसता हुआ ये प्यारा चेहरा तेरा, देखा जो मैंने तुझको पागल हुआ। ले ले दिल ले ले, हर दे दे दिल दे दे, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं तो हूँ दीवाना। तूने न जाना है, तूने ये न जाना। हंसता हुआ ये प्यारा चेहरा तेरा, देखा जो मैंने तुझको पागल हुआ। ले
काली, गालों पे तेरे छाई लाली, ओ आंखें ये तेरी काली काली, गालों पे तेरे छाई लाली। सुन ले हसीना तू है नगीना, सुन ले हसीना तू है नगीना, आजा मेरी बाह में। महिमा जी, आप जब कोई रोल चुनती हैं, किसी फिल्म के बारे में जब डिस्कशन होता है, तो वो कौन सी बात है जिसके मद्देनजर आप सोचती हैं कि ये फिल्म मुझे करना है? मेरा पहली फिल्म में नाम था गंगा, और ये तेरा घर ये मेरा घर में नाम था सरस्वती। अब मैं इसलिए वेट कर रही हूँ कि अब कौन सी पिक्चर में मेरा नाम जमुना होगा। मजाक कर रही हूँ। नहीं, ये कि उसमें या तो डायरेक्टर खास होने चाहिए या फिर स्क्रिप्ट इस लेवल की होनी चाहिए कि आपको लगता है हाँ ये अगर बेढंगे से भी कही जाए तो इसमें कोई बात है, या फिर उसकी स्टार कास्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको लगे कि यस इट्स अ ग्रेट एंटराज, मैं कुछ सीखूंगी या फिर कुछ अच्छा बना पाएंगे हम लोग। बेसिक आई थिंक थिंग इज एंटरटेनमेंट या फिर कोई मैसेज देना जी, या ये दो बात होनी चाहिए। किसी भी कैरेक्टर में आप किस तरह से उतरती हैं? जो मेथड एक्टिंग है आपकी या स्विच ऑन स्विच ऑफ है? मेथड एक्टिंग तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं टायर्ड हो जाती हूँ अगर मैं ज़्यादा एक ही चीज़ के बारे में सोचती हूँ। जब तक वो वक्त आता है परफॉर्म करने का तो आई थिंक आई गेट ड्रेन्ड, तो आई प्रेफर टू डू दैट स्विच ऑन स्विच ऑफ। बट इतना स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता। हाँ, जब आप सेट पे होते हो तो आप उसी के बारे में सोच रहे होते हो। कई बार ऐसा भी होता होगा कि जो आपकी पर्सनैलिटी है उससे बड़ा अपोजिट किस्म का रोल है। मान लीजिए आप गंभीर हैं और बबली किस्म का कैरेक्टर करना है, तो ये कंट्रास्ट इट्स लाइक जैसे आप शुरू में जब गाड़ी चलाते हैं तो जब आपको कहते हैं कि लेफ्ट में मत जाना, वहां पे गिट्टी पड़ी हुई है या फिर गड्ढा है, तो आपका स्टीयरिंग उसी तरफ जाता है जी। लेकिन धीरे धीरे आप गाड़ी चलाते हुए फोन पे भी बात कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं और म्यूजिक को चला भी सकते हैं, कैसेट भी चेंज कर सकते हैं, है ना, काफी चीजें कर सकते हैं। तो आई गेस एक्सपीरियंस के बाद ये हो जाता है कि एक साथ आप काफी चीजें कर सकते हैं। अपने किसी भी कैरेक्टर के बारे में जो सबसे जोरदार रिएक्शन आपको किसी, वो तो हर कैरेक्टर के बारे में मिलती है। जैसे परदेश में ये था कि मैं जब जाती हूँ और इस एनआरआई से मिलती हूँ जिसका किरदार अपूर्वा ने किया था, और फिर उसको रिजेक्ट करती हूँ और वापस आ जाती हूँ, तो बहुत लोग, क्योंकि अपूर्वा को इस टाइप का कैरेक्टर दिखाया था कि वो शराब पीता है या फिर सिगरेट पीता है, तो बहुत सारे एनआरआईज मुझसे मिले और कहा कि आपकी वजह से महिमा मेरी शादी रुक गई, क्योंकि मेरी बात चल रही थी गुजरात में, लेकिन उन्होंने परदेश देखी और कहा कि एनआरआईज तो बहुत बदतमीज होते हैं, तो अब मेरी शादी होते होते रुक गई। तो ये कंप्लेंट बहुत आई थी पहले। फिर उसके बाद मैंने जब दिल क्या करे की, तब बहुत लेडीज ने मेरे साथ कहा कि वेरी नाइस परफॉर्मेंस। तो मैंने कहा क्यों? कि नहीं, जैसे जब किसी को पता चलता है कि उसका हस्बैंड का किसी के साथ चक्कर चल रहा है तो जैसे रिएक्ट करते हैं, आपने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया, एंड तो उसमें उनको अपना कुछ लगा। चलिए एक गीत सुन लिया जाए इस वक्त। हाँ जी जरूर। बताइए कौन सा गीत इस वक्त आपके दिल में आ रहा है? मुझे आंधी के सारे गाने बहुत पसंद हैं, तो कोई सा भी आंधी का एक गाना।
शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। महिमा जी, एक जमाने से वो कौन सी एक्ट्रेस हैं जो आपको इंस्पिरेशन देती रही हैं, आपके लिए एक ताकत हैं, लाइट हाउस हैं? मैंने तो सबकी परफॉर्मेंस जब देखी है, हालांकि मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर हेमा जी ने एक फिल्म में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो वो एक सभी के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है, हर एक एक्ट्रेस के लिए, या फिर मधुबाला ने, या फिर मीना कुमारी जी ने, आई थिंक अलग अलग सबकी फिल्में देखें तो सबसे इंस्पायर होती हूँ मैं, तो एक कोई ऐसा नहीं है। महिमा जी को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? खाने से, क्योंकि मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ। चलिए, बात खाने की चली है तो अब बात गाने की भी हो जाए। हाँ जी, जरूर। बताइए, कौन सा गाना आप इस वक्त हमारे सुनने वालों को सुनवाना चाहती हैं? मुझे जूली का गाना बहुत पसंद है, दिल क्या करे। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में हो, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। हो रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। महिमा जी, ये जूली फिल्म का गीत था जिसमें ये बात कही गई थी कि जब इंसान को किसी से प्रेम हो जाता है तो कुछ भी सूझता नहीं है। जिंदगी में जब किसी के साथ ये डिसीजन आता है किसी एक को चुनने का, तो आपको क्या लगता है कि वो लम्हा आपकी जिंदगी में कब आने वाला है? आई थिंक
अब चुन तो लिया है, बट यही है कि शादी के लिए बहुत टाइम है, मुझे ऐसा लगता है। जी हाँ जी। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अब मुझे ये पूछ ही लेना चाहिए कि आपने जो जिसे चुन लिया है, हाँ, उसे हमारे सुनने वालों को अपने ही मुंह से बता दें। नहीं, नहीं। महिमा जी, ये बताइए कि आने वाली जिंदगी के बारे में अभी आपके क्या प्लान्स हैं? यही सोचा है कि सिनेमा करें, अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेमा, और अभी क्योंकि छोटी पिक्चरें बनी लगी हैं तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, ज़्यादा मौका मिल रहा है एक्टर्स को। पहले एक्टर्स बहुत सोचते थे कि हम अलग अलग पिक्चरें करें, लेकिन क्योंकि लोग अलग अलग पिक्चरें देखते नहीं थे तो डायरेक्टर्स बनाते नहीं थे, लेकिन अब लोग देख रहे हैं तो डायरेक्टर्स बना रहे हैं, तो एक्टर्स की बहुत मौज आ गई है क्योंकि उनको अब वो मौका मिल रहा है जी। तो मैं ये सोचती हूँ कि अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है एक्टर्स के लिए। आने वाले समय में हमें आपकी कौन कौन सी फिल्म्स देखने को मिलने वाली हैं और क्या क्या उनके सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप बताना चाहें तो? अभी हमने कंप्लीट करी है फिल्म जिसको डायरेक्ट किया है तनुजा चंद्रा ने, और उसका नाम है फिल्म स्टार, जिसमें मैंने एक फिल्म स्टार का रोल ही किया है, लेकिन मैं अपना बारे में नहीं है, मेरे बारे में नहीं है वो फिल्म, कुछ ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो अपने आप को बहुत समझती है और जिसने बहुत सक्सेस देखा है, और अब जब उसको इतना सक्सेस नहीं मिल रहा तो वो कितनी चिड़चिड़ी हो गई है, क्योंकि उसको लगता है कि जब उसको अटेंशन मिलता है या लोग उसको प्यार देते हैं या उसके ऊपर हमेशा जब कैमरास घूमते हैं या प्रेस रिपोर्टर्स घूमते हैं तभी उसको लगता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ। उसके अलावा उसको लगता है कि शायद मैं मर जाऊंगी, लेकिन पिक्चर के एंड में वो ये रियलाइज करती है कि सिर्फ काम ही आदमी को नहीं बनाता, उसके साथ जो और लोग जुड़े हुए हैं या उसको जो और लोग जिंदगी में प्यार देते हैं, या फिर वो जब जिंदगी में किसी और को प्यार देती है या किसी और के लिए सेल्फलेसली जब काम करती है तो उसको जिंदगी कहते हैं। और एक और फिल्म कर रही हूँ मैं डीनो मोरिया के साथ, जो एक थ्रिलर है जिसका नाम गुमनाम है, और मैंने अभी एक इंग्लिश फिल्म कंप्लीट की है मिस्टर अनुपम खेर के साथ जिसका नाम चेस है जी, और एक संजय दत्त के साथ पिक्चर कर रही हूँ सरहद पार। आपने बताया कि आपने एक अंग्रेजी फिल्म की है अनुपम खेर साहब के साथ, चेस जिसका नाम आपने बताया, ये किस तरह की फिल्म है? ये इंडियन फिल्म है या किसी बाहर के व्यक्ति ने बनाई है? हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इंडियंस एंड लंदन के हैं और डायरेक्टर इंडिया का है, और बाकी फ्यू एक्टर्स हमने लंदन से ही लिए, और मिस्टर अनुपम खेर एंड मी वर फ्रॉम इंडिया, और only the language is English but we are all playing Indians in the film. गाने नहीं हैं, हाँ उसमें हिंदी गाने नहीं हैं। आपने गानों की बात की, कई शोज में आपको जबरदस्त डांस करते हुए हमने देखा है और ऐसा हमें लगता है कि आपको डांस बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन वो भी मैं अभी भी धीरे धीरे सीख रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, इनफैक्ट शोज करना ज्यादा पसंद है, यानी कि फिल्म्स की शूटिंग पे जाना जी, क्योंकि उसमें कम मेहनत होती है, मुझे ऐसा लगता है, और 5 मिनट में सब खत्म हो जाता है। लेकिन उसके लिए जो तैयारी है, जो मेहनत उसके लिए करनी पड़ती है, बहुत रिहर्सल्स करने पड़ते हैं रियली। वो रिहर्सल्स थका नहीं देते हैं? मतलब एक लगातार एक इंतजार 10-15 दिन की जो मेहनत है, और वो नहीं थकाते, लेकिन हमारे डांसर्स इतने अच्छे हैं कि उनको देख के पहले हम घबरा के बैठ जाते हैं कि ये तो हमसे होगा नहीं जी। लेकिन इतने सपोर्टिव हैं वो लोग, हमें खड़ा कर करके एक एक करके स्टेप सिखा देते हैं, एंड देन वी रिहर्स, और फिर अब तो खैर बहुत आदत हो गई है, हर हफ्ते हम लोग एक दो शोज करते ही रहते हैं। तो बताइए फिर कोई एकदम धड़कता हुआ फड़कता हुआ सा गाना जिस पर आपको डांस करना अच्छा लगता हो। मैंने सबसे पहले डांस किया था दाग द फायर में, दिल धड़के, और फिर उसको बाद में देख के मुझे बहुत शर्म आती थी कि मैंने इसे करा कैसे, लेकिन हमारे जो डांस डायरेक्टर थे उन्होंने बहुत पीट पीट के मुझसे वो डांस करवाया था जी। हाँ, जिसमें मैं एक राजस्थान की लड़की बनी हूँ, और वो मेरा ओपनिंग सीक्वेंस था, डबल रोल था, तो वो सेकंड लड़की का ओपनिंग सीक्वेंस था। बोल कटेली
महिमा जी, मान लीजिए कि आप फिल्मों में नहीं आती, तो इस वक्त क्या कर रही होती? मुझे नहीं पता, बट क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो शायद मैं एडवर्टाइजिंग में कुछ कर रही होती या फिर मार्केटिंग में कुछ कर रही होती। आई डोंट नो रियली, मैंने आगे सोचा ही नहीं था क्योंकि पढ़ाई करते करते मुझे ये मौके मिल गए थे तो मैंने पूरा अपना ध्यान यहीं डाला था। लेकिन माई फादर वॉज अ वेरी कंजर्वेटिव पर्सन वेयर दिस वॉज कंसर्न, और वो सोचते थे कि नहीं, कोई ऑफिसर बनना चाहिए, या तो IPS ऑफिसर बने या कुछ एग्जाम्स के लिए बैठे हैं, यू नो, ही वॉज ऑन दैट ट्रैक। बट मुझे कभी वो करना ही नहीं था। आई डिडंट वांट सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में, बिकॉज मुझे लगता है कोई भी ऑफिसर बनने के लिए यू ऑल द टाइम हैव टू बी आंसरेबल टू सो मेनी पीपल एंड टू पब्लिक। आई प्रेफर बीइंग एन एक्टर। जी, मुझे लगता है कि आपको गाने सुनने का भी बड़ा शौक है। मैं हर टाइप के गाने सुनती हूँ। कभी कभी तो मैं अरबिक गाने भी लगा लेती हूँ जिसकी वर्ड्स का मीनिंग मुझे नहीं पता होता, लेकिन आई लाइक द म्यूजिक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत उदास हैं तो बहुत सड़े हुए गाने सुनते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है डांस करने का म्यूजिक, यू नो, मन कर रहा हो तो खूब धूम धूम धूम, तो मम्मी को भी बहुत गुस्सा आता है, घर में इतना शोर क्यों हो रहा है। ऐसे मम्मी, ये शोर नहीं है, ये म्यूजिक है। तो हर टाइप के गाने सुनती हूँ। महिमा जी, जिंदगी में आपकी फिलॉसफी क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि जो आपकी ख्वाहिश है उसको आज ही पूरा करने की कोशिश की, मतलब शुरुआत आज कीजिए, कल के लिए नहीं छोड़िए, क्योंकि जिंदगी इतनी छोटी है, ऐसे ही सोच सोच के निकल जाती है। जी, तो आपकी जो ख्वाहिश है उसको आज कीजिए और कल के लिए कुछ मत छोड़िए। ये नहीं कि कल मैं मम्मी डैडी के लिए ये करूँगी और कल मैं अपने भाई के लिए ये करूँगी और परसों ये उसके लिए ये करूँगी, नहीं, आज ही कीजिए। जी, यू नो, हमारे जो सुनने वाले हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में मौजूद हैं, और इसमें बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो रोज़ सुबह आईने में अपने आप को निहारती हैं और उनको लगता है कि वो मीना कुमारी और मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित और महिमा तक नजर आ रही हैं। उनके मन में अभिनेत्री बनने के सपने हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप कोशिश कीजिए, लेकिन एक बैकअप प्लान ज़रूर रखिए। जी, जो कि मैंने भी रखा था, कि आपका यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी इतनी छोटी है, पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में मत निकालिए, उससे आपकी लाइफ को ही फ़र्क पड़ेगा। तो अपने आप को टाइम दीजिए कि 6 महीने में कोशिश करती हूँ, 6 महीने नहीं हुआ, या फिर 1 साल कोशिश करती हूँ, 1 साल नहीं हुआ तो फिर मैं ये करती हूँ। क्योंकि खुशी तो बाकी सब चीज़ों से भी मिल सकती है, जैसे मैंने कहा, सिर्फ काम से ही खुशी नहीं मिलती, यू नो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोचा था मैं सिंगर बन जाऊं और एक्टर बन गए, या फिर सोचा था मैं एक्टर बनूं और सिंगर बन गए, या फिर म्यूजिक डायरेक्टर बन गए, या फिर बाद में जाके कुछ और ही बन गए, लेकिन उसमें भी उन्होंने खुशी पाई है। तो अपनी लाइफ बर्बाद ना करें यही सोच सोच के कि नहीं, अभी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल तक मैं स्ट्रगल करूंगा, नहीं, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ है। महिमा जी, बहुत ही अच्छा ये नोट है, मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ी फिलॉसफी की बात आपने की है, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो और बहुत सारी बातें करेंगे और आपके पसंदीदा बहुत सारे गाने सुनेंगे। विविध भारती को समय देने के लिए, हमारे श्रोताओं से और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, और सुनने वालों को मेरा नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे, आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम जिसमें हमारी मेहमान थी जानी मानी सिने तारिका महिमा चौधरी। आपसे बातचीत की यूनुस खान ने। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी। संयोजन शकुंतला पंडित का था। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया राकेश जोशी ने। सेल्यूलॉइड के सितारे।